नाम निकालो। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देख लिया था कि कैसे वो अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे और ज़्यादा भारत में से जितना भी धन है उसको निष्कासन करने की तरफ जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को इकोनॉमी पे जो असर पड़ा है, भारतीय इंडियन इकोनॉमी पे जो असर पड़ा था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें। तो धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का यानी धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी दादा भाई नौरोजी थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है कि ये जो बुक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये विचार किसने दिया है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये कार्ल मार्क्स ने बोला है। ये एक टिप्पणी है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने दिया ये विचार? ये कार्ल मार्क्स ने का दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त हैं। ठीक है, रजनी पामदत्त, ये भी पूछा हुआ है, काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। ये तो हमें पता ही होगा, जे.एन. टाटा के द्वारा, बहुत मशहूर फेमस पर्सनालिटी हैं। कुटीर उद्योगों कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा फोकस रहा था किस पे? कुटीर उद्योगों पे, जिसमें जैसे कुटीर उद्योगों में जैसे क्या आ जाता है आपका कि खादी खादी के लिए जैसे बनाना, खादी के कपड़ों के ऊपर काम करना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना जो होता है, वो कुटीर उद्योगों के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कावसी डावर के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित हुई थी? कावसी डाबर के द्वारा। ठीक है, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और वैसे भी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और बिहार में ये पूर्णिया जो है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1833 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। ठीक है, कभी जैसे अगर ये पूछते कि 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज किसने कहा है? तो के.एम. पनिकर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देख लेते हैं पहले कुछ प्रमुख कृषि पद्धतियाँ थी। तो सबसे पहले देखते हैं तिनकटिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। चंपारण तो पता ही है, 1917 में। ठीक है, 1917 में ये जो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था ये, और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार के लिए आमंत्रित किया था चंपारण में, क्योंकि वहाँ पे क्या था, किसानों की दुर्दशा बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वहाँ पे ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवा रहे थे, वो भी 3/20 भाग पर। इसीलिए इसका नाम क्या था? तिनकटिया पद्धति। ठीक है, इसको तिनकटिया पद्धति कहते थे, क्योंकि 3/20 भाग पर ये क्या करवाते थे? नील की खेती जबरन करवाते थे किसानों से। क्योंकि जबरन इसीलिए क्योंकि किसान इसको करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी कुछ काम नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड में क्या था कि इंग्लैंड में नील का जो था व्यापार, नील में है ना, बहुत ज़्यादा उनको काम होता था नील का, इसी वजह से नील की खेती इंडिया करा के और वो एक्सपोर्ट करते थे। अब है नेक्स्ट है ददनी प्रथा।
इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है, ये थी ददनी प्रथा। तो ये तिनकठिया प्रथा, ददनी प्रथा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक प्रथा है, इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारा आ जाता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो इसमें ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था है। ठीक है, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या है, 3 व्यवस्था थी उस टाइम पे। कौन कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, जिसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी बोलते हैं, सॉरी, स्थायी बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी प्रथा बोलते हैं इसको। दूसरी थी रैयतवाड़ी और तीसरी थी बहालवाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त में देखते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की गई थी 1793 में। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में स्थापित की गई थी ये। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। और ये समस्त ब्रिटिश भारत का कितना था? 19% था। समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू हुआ था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, क्योंकि देखो जमींदारी प्रथा बोला जा रहा है इसे, जमींदारी बंदोबस्त, इसलिए जमींदार को ये अधिग्रहण दे दिया गया था कि वो इकट्ठा करके राजस्व ब्रिटिश को सौंप दे। इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदार की, जैसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रैयतवाड़ी में क्या था। इसको स्टेब्लिश किया था टॉमस मुनरो ने। ठीक है, टॉमस मुनरो, और 1820 में इसको किया था। ये कहाँ कहाँ हुआ था? बम्बई, मद्रास और असम में। ठीक है, सबसे पहले ये 12 महल में हुआ था, जहाँ पे ये मद्रास में जो रीजन है वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। समस्त ब्रिटिश भारत का जो ये 51% था। देखो, परमानेंट सेटलमेंट 19% था, और ये पूरे भारत का 51% पे था। और सबसे ज़्यादा इसी व्यवस्था, यही सबसे ज़्यादा व्यवस्था जो थी अंग्रेजी राज में था, 51% भाग पे। भूमि का मालिक इसका, इसमें कौन होता था? किसान। रैयत का मतलब ही क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। तो ये किसान के ऊपर थी जिम्मेदारी कि वो भू राजस्व इकट्ठा करके दे किसको, मतलब अपना जो भू राजस्व है वो डायरेक्ट किसको दे? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इसमें क्या होती थी? किसान की होती थी। ठीक है, रैयतवाड़ी का मतलब ही क्या है? किसान के द्वारा। अब है महलवाड़ी। महलवाड़ी, इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें तो किसानों के ऊपर होता था, और इस पे क्या होता था कि एक पूरे गांव के ऊपर होता था। ठीक है, इस पे सामूहिक दायित्व होता था इसमें पूरे गांव का। तो देखते हैं इसको किसने स्टार्ट किया था। हॉल्ट मैकेंजी ने किया था 1822 में। ये 1820 में हुआ था और ये 1822 में हुआ था। ये कहाँ कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में हुआ था। मध्य प्रांत मतलब एक तरह से एमपी। समस्त ब्रिटिश भारत का ये 30% पे था। ठीक है, अगर हम कंपेयर करके देखें तो सबसे कम पे तो परमानेंट सेटलमेंट था 19%, सबसे ज़्यादा पे था रैयतवाड़ी 51%, और मालवाड़ी कितने पे था? ओनली 30% पे। ठीक है, भूमि पर गांव का अधिकार, ठीक है, बोला था जैसे इसमें तो किसान के ऊपर था, और इस पे पूरे गांव के ऊपर ये सामूहिक हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो ये गांव का अधिकार था, और इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? समस्त गांव वालों की होती थी। इसमें समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अगर हम प्रभाव देखें तो प्रभाव में अगर देखें, इसके कुछ प्रभाव थे, कुछ इसके प्रभाव हुए तीनों व्यवस्था के। तो क्या थे? एक तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। ठीक है, जो शुरू से जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें चली आ रही थी उसका क्या हुआ? विघटन हुआ। फिर कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई, क्योंकि क्या होता था, वो बहुत ज़बरदस्ती क्या करते थे, राजस्व लेते थे, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, तो वो क्या करेंगे? दरिद्रता, पॉवर्टी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। कृषि में ठहराव तथा अवनीति आ गई। पुराने ज़मींदारों का उन्मूलन तथा नए ज़मींदारों का उदय हुआ। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा कि ज़मींदार उसमें हो जाते थे, तो इसमें ऐसा नहीं था कि एक ही उसके, ये कहीं से भी आपको है ना, नए नए ज़मींदार को भी इकट्ठा करके और उनको भी ये चीज़ दे देते थे कि उनकी जो रोल है क्या था कि वो राजस्व इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को दे। तो इसमें नई ज़मींदारों की संख्या भी क्या हुई? काफ़ी बढ़ गई थी। कृषि का वाणिज्यिकीकरण हुआ। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? इफ़ेक्ट्स थे इसके। अब है, देखते हैं हम, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो रैयतवाड़ी, जैसे हमने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो 19% पे थी। ठीक है, रैयतवाड़ी किस पे, कितने पे थी? 51% पे, और महलवाड़ी कितने पे थी? ओनली 30% पे। तो सबसे ज़्यादा किस पे हुई? रैयतवाड़ी पे हुई। अब है, इसमें देखते हैं
स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भू राजस्व के निर्धारण से अभी हमने पढ़ा। अब देखते हैं भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है? को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ये ठाणे तक चलाई गई थी प्रथम रेल। और कब चलाई गई थी? 1953 में। किसके द्वारा चलाई गई थी? डलहौजी के द्वारा, ठीक है, डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय रेल का एक तरह से रेलवे लाइन का जनक भी किसे बोला जाता है, तो डलहौजी को बोला जाता है, जो बम्बई से ठाणे तक चलाया गया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टेलीग्राफ जो था, टेलीग्राफ ग्राम नहीं, टेलीग्राफ, इसकी लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो इसकी लाइन बिछाई गई थी बॉम्बे से लेके आगरा तक, ठीक है। ये भी किसके काल में हुआ था? डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफ और ये जो था हमारा रेलवे लाइन। तो ये बॉम्बे से ठाणे तक 1953 में डलहौजी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। क्या था? ये डिस्कस कर लिया हमने कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा इनकी नीतियों का, इनकी पॉलिसीज़ का, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ का, क्योंकि इन सब ने क्या करा था? भू राजस्व प्रथा व्यवस्था लागू कर दी थी, ये तीनों व्यवस्था। जिससे क्या पड़ा कि है ना, किसानों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उससे क्या हुआ कि किसानों के अंदर, किसानों का जो कर पा रहे थे, जितना भी राजस्व वो कर पा रहे थे अपने लिए, वो भी क्या हो गया? ख़त्म होने लगा। और धीरे धीरे क्या हो गया? पॉवर्टी की तरफ जाने लगा। पॉवर्टी के बाद है ना फेमाइन आने लगा। फेमाइन मतलब बहुत ज़्यादा मरने लगे लोग। बहुत ज़्यादा है ना, जो खाने पीने की जो चीज़ें थी उस पर नहीं मिल पाता था। इससे क्या आ गया कि है ना, बहुत ज़्यादा दरिद्रता उत्पन्न होने लगी। तो ये अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव देखा हमने। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।